हमारा देश भारत बहुत अद्भुत है। यहाँ के लोग तो और भी अद्भुत हैं और लोगों की हरकतें, खैर इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। अगर इसका उदाहरण देखना हो तो आप किसी भी जगह पर बस ये लिखकर लटका दें कि यहाँ थूकना मना है। आगे का क्या दृश्य होगा आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। खैर, ये बात बस थूकने या बोलने पर लागू नहीं होती, और भी चीजें हैं। राजनीति और धर्म को भी इसमें शामिल किया जा सकता है, क्योंकि पढ़ाई के सिलेबस से हटकर जब हम समाजवाद को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें सबसे पहले यही ज्ञान मिलता है कि राजनीति और धर्म एक साथ नहीं रह सकते। लेकिन भारत में बिना धर्म के राजनीति और बिना राजनीति के धर्म, ये तो परिकल्पना से भी परे की बात है। खैर, अभी के समय में बात राजनीति की हो तो बिहार की याद आ जाती है, क्योंकि बिहार में भी चुनाव है ना। चुनाव की याद आ जाती है। याद आता है कि कैसे चुनाव के आते ही मुद्दे बड़े होने लगते हैं, जैसे रोजगार के मुद्दे, विकास के मुद्दे, शिक्षा के मुद्दे और भी बहुत से मुद्दे हैं जिन्हें काफी हवा दी जाती है। लेकिन इन मुद्दों के साथ दिक्कत यह है कि चुनाव के बाद तुरंत इनकी हवा हवा हो जाती है। लेकिन 2014 के बाद एक मुद्दा ऐसा है जो चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी दोनों स्थितियों में एक समान चर्चा में बना रहता है। वो है वोट का, ठीक ठीक कहें तो वोट चोरी का। नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका मिश्रा है और आज द एयर नाउ शो में बात राजनीति और धर्म पर ही करेंगे। पहले बात राजनीति की कर लेते हैं, एक ऐसे मुद्दे की जो आए दिन विपक्ष की जुबान पर ऐसे रहता है जैसे बिहार और पूर्वांचल के लोगों के मुंह में पान। खैर, पान तो पान है भाई साहब, इसका स्वाद कभी कभी कड़वा भी लग सकता है। अब स्वाद की बात करें तो ये कड़वा भले ही आपके मुंह की रंगत बदल दे, पर राजनीति में रंग तभी चढ़ता है जब तक कड़वेपन की छाप ना लगे। बहरहाल, इस मुद्दे पर आते हैं तो मुद्दा है ये कि कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को वोट चोरी पर दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इससे पहले उन्होंने 7 अगस्त को मीडिया से बातचीत की थी, लेकिन इस बार राहुल पूरी तैयारी के साथ आए थे, एक नए पीपीटी के साथ। नागराज जी, इन्होंने 2 एप्लीकेशन 36 सेकंड में फाइल कर दी है। ये 4 बजे सुबह उठ के फाइल कर रहे हैं। आप गुड़गांव में डिलीट कर रहे हो, आपका नंबर झारखंड का है। और जब हम चेक कर रहे हैं कि भैया आपका नंबर है, तो आपका नंबर है ही नहीं, किसी और का नंबर है। और टारगेट करके कांग्रेस वोटर्स को डिलीट किया गया। इस दौरान वो कर्नाटक के कुछ वोटर्स के साथ भी दिखे जिनका दावा था कि उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। खैर, राहुल ने अपने प्रेजेंटेशन शो को शुरू करते हुए कर्नाटक का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि 2023 के चुनाव में किसी ने 6018 वोट डिलीट करने की कोशिश की। इसकी संख्या ज्यादा भी हो सकती है। हमें नहीं पता कि कुल कितने वोट डिलीट किए गए। इन्हें डिलीट करते समय गलती से मामला पकड़ में आ गया। राहुल के शब्दों में कहें तो हुआ यूं कि वहां की एक बूथ लेवल अधिकारी ने देखा कि उसके चाचा का वोट डिलीट हो गया है। उसने जांच किया तो पाया कि पड़ोसी ने वोट डिलीट किया था। बीएलओ ने उससे बात की। जब उसने अपने पड़ोसी से पूछा तो उसने कहा कि मैंने कोई वोट डिलीट नहीं किया। यानी जिस व्यक्ति ने वोट डिलीट किया और जिसका वोट डिलीट हुआ, दोनों को इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। असल में किसी और ताकत ने सिस्टम को हाईजैक करके ये वोट डिलीट किए थे, ऐसा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का कहना है। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने एक वीडियो दिखाया जो 63 साल की गोदाबाई का था, जिसमें गोदाबाई कहती हैं कि मेरा वोट डिलीट किया गया, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। गोदाबाई के नाम से फेक लॉगिन बनाया गया और 12 वोटर्स के नाम डिलीट किए गए। राहुल ने यह दावा किया कि आलंद में जिन वोटर्स के नाम डिलीट किए गए, उन्हें हटाने के लिए दूसरे राज्यों में ऑपरेट हो रहे मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया गया है। राहुल ने अपने प्रेजेंटेशन में उनके नंबर भी बताए, जिसमें गोदाबाई के 12 पड़ोसियों के नाम भी शामिल हैं, जिन्हें कथित तौर पर इन मोबाइल नंबरों से डिलीट किया गया। राहुल ने इन सब का आरोप मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर लगाया है। राहुल का कहना था कि मैं ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इतने सीधे आरोप क्यों लगा रहा हूं। कर्नाटक में इस मामले की जांच जारी है। कर्नाटक सीआईडी ने भी 18 महीनों में चुनाव आयोग को 18 पत्र भेजे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने इसी से कुछ बहुत सरल तथ्य मांगे हैं, जिसमें पहला है डेस्टिनेशन आईपी, जिसके जरिए फॉर्म भरे गए, और दूसरा डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट की मांग की गई है, जिसके जरिए आवेदन को दाखिल किया गया है।
तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण ओटीपी ट्रिल्स मांगे गए हैं, जिसकी जरूरत आवेदक को दाखिल करते वक्त पड़ती है। राहुल ने बताया कि कर्नाटक सीआईडी ने 18 बार चुनाव आयोग से जानकारी मांगी, लेकिन ईसीआई ने यह जानकारी नहीं दी। अब इसी बयान के बाद राहुल गांधी फंस गए, क्योंकि जैसे ही राहुल का प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ, वैसे ही बीजेपी की ओर से तुरंत अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लिया। ये आए तो धमाका करने थे, लेकिन ड्रामा करके चले गए कि जब जब राहुल गांधी जी आरोप लगाया और उसके कोर्ट गए, तो बार बार इनको मुंह की खानी पड़ी। कभी माफी मांगनी पड़ी, तो कभी कोर्ट की लताड़ खानी पड़ी। राहुल गांधी जी शपथ पत्र नहीं दे रहे हैं। आज मीडिया द्वारा बार बार पूछे जाने के बाद भी शपथ पत्र क्यों नहीं दे रहे हैं? और अगर इतना ही दम आपके तर्कों में है, तो आप कोर्ट क्यों नहीं जाते? इलेक्शन कमीशन ने तो आपको बार बार कहा सबूत दो, हल्फनामा दो। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस की हताशा बढ़ती जा रही है। ऑनलाइन किसी का नाम नहीं काटा जा सकता है, बिना किसी की बात सुने किसी का वोट नहीं काटा जाता, उस पर फैसला नहीं लिया जाता। कर्नाटक की आलंद विधानसभा सीट पर वोट काटने का आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं। बता दें, चुनाव आयोग ने पहले ही इसकी जानकारी दे दी थी। इसी ने मोबाइल नंबर दे दिया है, आईपी एड्रेस दे दिए हैं। जब सब कुछ दे दिया है, तो कर्नाटक सीआईडी ने अब तक किया क्या है? 2023 में 48 वोट से आलंद विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार जीता था। क्या वोट चोरी कर चुनाव जीता था? राहुल ने गलत आरोप लगाए हैं, कभी एसी पर तो कभी वीवीपैट पर, एसआईआर पर सवाल खड़े करते हैं। ये सब करके राहुल गांधी करना क्या चाहते हैं? राहुल गांधी इन आरोपों पर शपथ पत्र क्यों नहीं दे देते? वो धमाका करने आए थे, ड्रामा करके चले गए। अभी अनुराग का प्रेस कॉन्फ्रेंस बीता ही था, तब तक इलेक्शन कमीशन ने भी राहुल के तथ्यों को गलत साबित कर दिया। चुनाव आयोग ने कहा कि कोई भी आम नागरिक ऑनलाइन किसी का भी वोट डिलीट नहीं कर सकता। किसी का वोट डिलीट करने से पहले संबंधित व्यक्ति को अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है। अब इस सच और झूठ के विवाद में कांग्रेस, बीजेपी और इलेक्शन कमीशन के साथ साथ अब जनता को भी शामिल करने लगी है। अब क्या सच है और क्या झूठ, ये तो अंदर खाने की बात है, लेकिन फिलहाल तो सच ये है कि यहां भी मोहरा आम जनता को ही बनाया जा रहा है, मूर्ख आम जनता को ही बनाया जा रहा है। खैर, चर्चा कोई भी हो, बीच में कुछ ना कुछ आ ही जाता है। जैसे आजकल यूपी में देखिए, धर्म के बीच राजनीति आ जा रही है और राजनीति के बीच धर्म। अब मेरठ में राम भद्राचार्य ने जो बयान दिया था, उससे तो आप सभी पूरी तरह से वाकिफ ही होंगे। जो नहीं है उनके लिए हम बता देते हैं कि पिछले दिनों मेरठ में अपनी यात्रा के दौरान कथावाचक राम भद्राचार्य ने यह बयान दिया था कि उन्हें मेरठ में आकर ऐसा लग रहा है कि वो मिनी पाकिस्तान में आ गए हों। अब इस बयान पर झुंझलाए आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद प्रबुद्ध जन सम्मेलन में राम भद्राचार्य पर बरस पड़े। इस दौरान उन्होंने कुछ व्यक्तिगत टिप्पणियां भी की हैं, वो भी आपको बताते हैं। चंद्रशेखर ने कहा कि संत वो होता है जिसकी न जाति होती है, न धर्म होता है, जिसका अपना कुछ नहीं होता, सब कुछ दुनिया के लिए होता है, मानवता के लिए होता है। खुद को संत कहने वाले एक व्यक्ति ने कहा कि मेरठ में आकर ऐसा लग रहा है जैसे मिनी पाकिस्तान में आ गए हों। उन्हें दिखता नहीं है। वो खुद कहते हैं कि बचपन से मेरी आंखें नहीं हैं। दूसरी तरफ वो मेरठ में किसानों की धरती, 1857 की धरती, कोतवाल धन सिंह की धरती पर, जहां से पहला गदर शुरू हुआ था, उस धरती पर आकर कहते हैं कि मिनी पाकिस्तान दिखाई देता है। उन्होंने आगे कहा, सनातन के हिसाब से उन्होंने पूर्व जन्म में कितने गलत कर्म किए होंगे कि कुदरत ने उन्हें आंखें ही नहीं दी, उनके देखने का अधिकार भी छीन लिया। इस बात को हमें समझना चाहिए। ये मैं नहीं कहता, आप पढ़ लो और उनके भाषण सुन लो। वो कहते हैं कि क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे। वो कहते हैं कि सब कुछ यहीं रह जाना है, जैसा कर्म करोगे वैसा ही अगले जन्म में मिलेगा। तो आप सोचो, उन्होंने कैसे बुरे कर्म किए होंगे। जिन्होंने इतने अपराध किए, उन लोगों से भी जनता को आज ज्ञान लेना पड़ रहा है। ये बहुत चिंता का विषय है। अब इस विषय पर न राम भद्राचार्य को कुछ कहा जा सकता है, न चंद्रशेखर आजाद को। बस इतना ही कहा जा सकता है कि धर्म के आधार पर जब जब राजनीतिक बयान आएंगे, विस्फोट तो होगा ही, और उससे निकले धधक को सबको सहना पड़ेगा। खैर,
राजनीति तो जारी रहेगी, इसके दांव पेंच भी जारी रहेंगे और जारी रहेगा हमारा ये सिलसिला भी, जिसमें हम आपकी बात करेंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। आज के इस पूरे एपिसोड को लिखा था हमारे साथी आदर्श ने। कैमरे के पीछे मौजूद है अभिषेक, जिसने इस पूरे वीडियो को रिकॉर्ड किया है। आपको हमारा ये शो कैसा लग रहा है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट हमें हौसला देते हैं, हमारे मनोबल को बढ़ाते हैं, हमारी टीम को मजबूती देते हैं। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप जितनी ज्यादा संख्या में हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उतनी ही मजबूती से आपकी आवाज बन पाएंगे। आप सभी का शुक्रिया। शुभ रात्रि।